चलो भाई, उत्तराखंड हिस्ट्री का सेकंड पार्ट ध्यान से सुनना, लिखते रहेंगे साथ साथ, है ना, लिखते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम चंद शासक जिसने चंद राज्य में भू बंदोबस्त किया था। चंद राज्य में क्या, उत्तराखंड में क्या है ना, उत्तराखंड में चंद राज्य का प्रथम शासक जिसने चंद राज्य में भू बंदोबस्त किया, तो यहाँ पर नाम आ जाता है रतनचंद का। रतनचंद प्रथम शासक जिसने चंद राज्य में भू बंदोबस्त किया, तो रत्नचंद है, तो विशेष याद रखेगा, रत्नचंद ऐसे शासक थे जिसने भू बंदोबस्त किया। यहीं पर बात करते हैं लक्ष्मीचंद की। हाँ, भू बंदोबस्त, इसके लिए एक अधिकारी को नियुक्त करता है, भूमि अधिकारी जैंदा केतल। जैंदा केतल, तो ये उत्तराखंड के प्रथम भू अधिकारी आप कह सकते हो, उत्तराखंड के प्रथम भू अधिकारी कह सकते हो जैंदा केतल को। तो प्रश्न पूछता है कि रतनचंद के द्वारा किस अधिकारी को भूमि अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था, तो जैंदा केतल को। लक्ष्मीचंद की बात करें तो लक्ष्मीचंद प्रथम चंद शासक जिसने सीमा सूचक पत्थर लगवाए, अपनी सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगाए, तो सीमा सूचक पत्थर लगाए। ये अच्छा प्रश्न बन सकता है कि चंदवंश का प्रथम शासक जिसने सीमा सूचक पत्थर लगाए, कहां पर लगवाता है, तो ये तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगवाता है कौन, लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद मानसा के समय पर गढ़वाल पर 8 आक्रमण करता है। मानसा के समय पर, मानसा गढ़वाल के शासक होते मानसा के समय पर गढ़वाल पर 8 आक्रमण करते। कंटिन्यू 7वां जो आक्रमण होता है, 7वां आक्रमण कभी अगर पूछेगा, 7वां आक्रमण कहां पर किया था, पैनागढ़ दुर्ग पर। पैनागढ़ दुर्ग पर 7वां आक्रमण पैनागढ़ दुर्ग पर किया जाता है। 8वां आक्रमण बधानगढ़ी पर किया जाता है। इस समय 8वां जो आक्रमण होता है, इस समय मानसा का एक सेनापति होता था खतड़ सिंह। मानसा का सेनापति होता था खतड़ सिंह। यह खतड़ सिंह युद्ध में मारे जाते, इस युद्ध में मारे जाते, बड़े खुश हो जाते यहाँ पर लक्ष्मीचंद। कुमाऊं जाके इस आंशिक विजय के रूप में एक त्योहार मनाते हैं जिसे बोला जाता है खतड़ुआ त्योहार। उस समय ये जो त्योहार था हर्ष व उल्लास का त्योहार होता था। वर्तमान में इस त्योहार को पशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पशु त्योहार के रूप में कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। नहीं समझ में आई बात? लक्ष्मीचंद गढ़वाल पर 8 आक्रमण करते हैं। 7वां आक्रमण पैनागढ़ दुर्ग पर हुआ था। 8वां आक्रमण बधानगढ़ी पर हुआ था। कंटिन्यू 7 आक्रमण जब करता है, 7 बार हार का सामना करना पड़ता है लक्ष्मीचंद को। 8वां आक्रमण थोड़ा सा विजय हो जाता है क्योंकि इसमें गढ़वाल का सेनापति होता था, मानसा का सेनापति होता था खतड़ सिंह। ये खतड़ सिंह मारा जाता है। जिस दिन खतड़ सिंह मारा जाता है उस दिन 17 सितंबर की डेट होती है, और 17 सितंबर को उस समय जब ये राजाओं का टाइम रहा होगा, उस समय हर्ष व उल्लास का त्योहार था। वर्तमान में कुमाऊं में आज भी 17 सितंबर को एक त्योहार मनाया जाता है, खतड़ुआ त्योहार, और ये त्योहार किसके रूप में मनाया जाता है, पशु त्योहार के रूप में वर्तमान में मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लक्ष्मीचंद तो याद रखना। चंदुवंश का प्रथम शासक जिसने सीमा सूचक पत्थर लगवाए, चंदुवंश का प्रथम शासक जिसने अपनी सीमाओं का विस्तार दक्षिण की ओर किया था। पहली वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। कौन था, त्रिलोकचंद है ना, भीमताल के लिए छकाता महल का निर्माण करता है। ठीक है, मोहनचंद की बात करें तो 2 बार गद्दी, चंदुवंश का एकमात्र शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठता है, मोहनचंद। चंदुवंश का एकमात्र शासक जो 2 बार गद्दी पर बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक। इंपोर्टेंट प्रश्न है। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला प्रथम चंद शासक की बात करें तो कीर्तिचंद इसका सही आंसर हो जाएगा, कीर्तिचंद। अच्छा, कब ये आक्रमण होता है, तो 1491 में। और 1491 में गढ़वाल के शासक बन जाते हैं अजयपाल है ना, इस समय गढ़वाल के शासक अजयपाल थे। अजयपाल का टाइम पीरियड अगर आपसे कभी पूछता है तो अजयपाल का टाइम पीरियड 1490 से 19 है ना, 1490 से 1519 तक। तो 1491 में कीर्तिचंद के द्वारा अजयपाल पर आक्रमण किया जाता है, और अजयपाल इस युद्ध में क्या होते हैं, हार जाते हैं। लेकिन अगले साल 1492 में एक और युद्ध होता है, कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य, और ये युद्ध जीत जाते हैं अजयपाल। जो 1492 में युद्ध हुआ था, ये युद्ध अजयपाल जीत जाते हैं और कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा निर्धारित कर देते देघाट को। ये प्रश्न बनेगा
भविष्य में पक्का देघाट को कि जब कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य 1492 में युद्ध हुआ था तो गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा कहां पर निर्धारित की गई थी, किस क्षेत्र को निर्धारित किया गया था, देघाट को। कहां पड़ता है, अल्मोड़ा में। देघाट गोलीकांड पढ़ा होगा आपने, कोई बताए देघाट गोलीकांड कब हुआ था, देघाट गोलीकांड नहीं पढ़ा, ठीक है। देघाट गोलीकांड जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसी समय 18 अगस्त को, है ना, 18 अगस्त 1942, 18 अगस्त 1942 को देघाट 1942 को देघाट गोलीकांड होता है ना, 1942 को, ठीक है। देघाट गोलीकांड 1942 को देघाट को सीमा निर्धारित कर दी थी किसने, अजयपाल ने, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा देघाट अल्मोड़ा में पड़ता है, देघाट अल्मोड़ा में पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर है ना, यहाँ पर भारती चंद की बात करें 12 वर्षीय युद्ध लड़ता है, डोटी राज्य में 12 वर्षीय युद्ध लड़ता है। उस समय में वहां का जो राजा था एक्समल होते थे, उनके राज्य में आक्रमण करते हैं, 12 वर्षों तक डेरा डाले रखते हैं, यहाँ पर एक प्रथा चलाते, कौन सी, कट्टकाली प्रथा, कट्टकाली प्रथा। उसी प्रथा के तहत यहाँ पर नायक जाति की उत्पत्ति होती है, नायक जाति की उत्पत्ति है ना, ठीक है। नायक सुधार समिति की स्थापना कब होती है, तो ये 1919 में सरकार के द्वारा 1924 में नायक जाति अधिनियम, है ना, नायक जाति के लिए अधिनियम कब पारित किया जाता है, तो 1929 के आसपास। चलो देवीचंद की बात करें तो इन्हें कुमाऊं का एमबीटी कहा जाता है, कुमाऊं का एमबीटी है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये विक्रमादित्य बनने की चाह में सारा धन लुटा देते हैं। इनसे अगर कोई पूछता ना, इनसे अगर कोई पूछता देवीचंद आज ना तो बहुत सुंदर लग रहा है, अच्छा सच में लग रहा हूं, दे पैसा, ले कितने पैसे चाहिए, ऐसे दे देता था ना। कोई बोल देता था तू बस क्या है, इतना छोटा राज्य, तू पूरे विश्व पे अपना अधिकार कर सकता है, बल सच में कर सकता, हाँ ले पैसा, जितना मर्जी पैसा लुटा देता था। इसलिए इसे कहा जाता है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है, या पागल बादशाह किसे कहा जाता है, देवीचंद को कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। खगमरा किले का निर्माण किस चंद शासक के द्वारा किया गया, खगमरा किला। चलो खगमरा किला पहले बात करते हैं, ये किला कहां पर है, ये अल्मोड़ा में खगमरा किला देखने को मिलता है। अच्छा, इसकी स्थापना किसके द्वारा, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, भीष्मचंद के द्वारा खगमरा किले का निर्माण किया जाता है। एक्चुअल में ये जो भीष्मचंद था, ये खगमरा, ये अल्मोड़ा को राजधानी बनाना चाहता था, अल्मोड़ा को, क्योंकि इससे पहले सोमचंद पड़ा, सोमचंद ने चंपावत को राजधानी बनाए थे, वहां पर राजभुंगे किला का निर्माण कर चंपावत को अपनी राजधानी बनाई थी। सोमचंद से लेकर भीष्मचंद सोचता कि ये जो चंपारण, अगर आप उत्तराखंड की कुछ स्थिति देखते हो तो इस तरह से देखने को मिलता है ना, लगभग हम अगर बात करें तो इस तरह से उत्तराखंड देखने को मिलता है, ठीक है, मान लेते हैं ये उत्तराखंड है ना। तो यहाँ पर थी राजधानी, यहाँ पर ये जो क्षेत्र था ये डोटी क्षेत्र था। तो अगर यहाँ पर ये क्षेत्र अल्मोड़ा का क्षेत्र पड़ता है, तो इसका मानना था कि हमारी जो राजधानी वो कहीं ना कहीं केंद्र पर नहीं है, ये बिल्कुल एक तरफ से ये इधर है। यहाँ से गढ़वाल के लोग आक्रमण कर रहे, गढ़वाल के राजा आक्रमण कर रहे, लूट के ले जा रहे यहाँ पर, है ना। इसलिए भीष्मचंद चाहता था क्यों ना मैं अपनी राजधानी को सेंटर पे ले जाऊं, ताकि गढ़वाल भी नजदीक रहे, इधर भी बराबर पड़े, है ना, बराबर पड़े। इसलिए भीष्मचंद राजधानी बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं बना पाता, है ना, नहीं बना पाता। अल्मोड़ा में यहाँ पर खगमरा किले का नींव डाल देता है, और इसी किले के साथ यहाँ पर आलमनगर की नींव पड़ जाती है ना, आलमनगर की नींव। आलमनगर किसे कहा जाता है, अल्मोड़ा को। क्यों आलमनगर, मुगल प्रभाव के कारण इसको आलमनगर कहा जाता है। तो खगमरा किला भीष्मचंद के द्वारा बनाया जाता है। इसके बाद शासक बनते हैं बालो कल्याण चंद, और बालो कल्याण चंद 1563 में ना, 1563 में अपने पिताजी का जो सपना देखा था उन्होंने अल्मोड़ा को राजधानी बनाने का, उसको पूरा करते हैं। तो प्रश्न बनेगा, किस चंद शासक ने राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया, तो किसने, नहीं स्थानांतरित, बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद वह शासक थे जिन्होंने राजधानी स्थानांतरित की। भीष्मचंद ने किला बनाया और आलमनगर की नींव रखी। अगर पूछेगा आलमनगर की नींव किसने रखी, तब भीष्मचंद। राजधानी किसने चेंज की, तब बालो कल्याण चंद, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोमचंद सभी को पता है चंद्रवंश का संस्थापक है। ग्वालदम का युद्ध कब लड़ा गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, ग्वालदम का युद्ध कब लड़ा गया। अच्छा, किस किस के बीच लड़ा गया, बलभद्र शाह वर्सेस
बलभद्र शाह वर्सेस किसके बीच में, तो ये रुद्रचंद के बीच में लड़ा जाता है, रुद्रचंद। इस युद्ध में बलभद्र का साथ इनका एक साथी होता है, कत्यूरी राजा होता है, छोटे छोटे कत्यूरी राजा होते हैं, सुखाल देव, सुखाल देव। तो प्रश्न बन सकता है कि ग्वालदम के युद्ध में बलभद्र शाह का साथ किसने दिया था, सुखाल देव के द्वारा दिया जाता है ना। तो यह युद्ध कब लड़ा जाता है, 1581 में। 1581 में ग्वालदम का युद्ध लड़ा जाता है बलभद्र शाह और रुद्रचंद के द्वारा। रुद्रचंद में रुद्रचंद का एक सेनापति होता था, इस समय रुद्रचंद का सेनापति होता था पुरुषोत्तम पंत, पुरुषोत्तम पंत। पुरुष पंत भी इसको बोला जाता है, पुरखु पंत भी बोला जाता है। तो यह पुरुषोत्तम पंत इस युद्ध में मारे जाते हैं। मारे क्या, धोखे से सुखाल देव इनकी हत्या कर देता है, सुखाल देव धोखे से पुरुषोत्तम पंत की हत्या कर देता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछता है कि जो ये पुरुषोत्तम पंत था, ये किस युद्ध में मारा जाता है, ये मारा जाता है ग्वालदम के युद्ध में। कब लड़ा जाता है, 1581 में लड़ा जाता है। किस किस के बीच में, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में लड़ा जाता है। और इसको बोला जाता है कुमाऊं का रावट ब्रुस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, कुमाऊं का रावट ब्रुस। प्रश्न पूछेगा कि कुमाऊं का रावट ब्रुस किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है कुमाऊं का रावट ब्रुस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा याद रखना, बद्रीदत्त पांडे कुमाऊं का इतिहास लिखते हैं, बद्रीदत्त पांडे, उनके अनुसार ये जो युद्ध लड़ा जाता है वो आपका उनके अनुसार ये 1591 में लड़ा जाता है। तो लिख सकते हैं आप, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार यह युद्ध 1591 में लड़ा गया था। बाकी जितने भी इतिहासकार, एटकिंसन साहब आप पढ़ोगे, शिव प्रसाद डबराल आप पढ़ोगे, अजय राउत आप पढ़ोगे, तो वो सारे 1581 इस युद्ध की देते हैं। लेकिन बद्रीदत्त पांडे 1591 में कहते हैं कि 1591 में ये युद्ध लड़ा होगा, है ना। जब भी लड़ा होगा आप इसी को याद रखना, 1581 में ये युद्ध लड़ा होगा। किस किस के बीच में, बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में यह लड़ा। और पुरुषोत्तम पंत यहाँ पर मारा जाता है, सुखाल देव के द्वारा सहायता की जाती है, किसकी, बलभद्र शाह की। चलो आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल के इतिहास में नाक काटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है ना, नाक काटी रानी। नाक कटी नहीं है ना, नाक कटी तो अपनी नाक कटती है ना, नाक काटी मतलब किसी और की नाक काटी। अच्छा, एक्चुअल में यहां पर क्या हो जाता है, गढ़वाल में मुगलों के 3 युद्ध होते हैं, 3 युद्ध। गढ़वाल में मुगलों के 3 युद्ध होते हैं। कब कब, पहला जो युद्ध होता है 1535 में, 1635 में, 1635 में पहला युद्ध लड़ा जाता है। मुगलों का पहला युद्ध 1635 में गढ़वाल में होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो 1654-55 में होता है। तीसरा युद्ध की अगर हम बात करें तो 1656 में होता है ना, 1656 में। तो इस तरह से मुगलों के गढ़वाल में 3 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध याद रखना, जब पहला युद्ध मुगलों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो उस समय किसके नेतृत्व में मुगलों ने आक्रमण किया था, कोई बताए, नवाजत खां। नाम सुना आपने, नवाजत खां। इसको मिर्जा सूजा भी बोला जाता है इनको, है ना, ठीक है। दूसरा जो युद्ध लड़ा था, ये लड़ा गया था खलीतुल्लाह खां के नेतृत्व में, खलीतुल्लाह खां के नेतृत्व में। और तीसरा जो युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था कासिम खां के नेतृत्व में, कासिम खां। मतलब ये कौन थे, ये मुगल सरदार होते थे, ये मुगल सूबेदार है ना, मुगल सूबेदार, ये मुगल सूबेदार होते थे। इन तीनों के नेतृत्व में गढ़वाल में 3 बार आक्रमण। प्रश्न बनेगा मुगलों के गढ़वाल पर कितने बार आक्रमण हुआ, 3 बार। कब कब हुआ, 1635, 1654-55, 1656। 1635 का जो युद्ध होता है वो गढ़वाल पर 1635 में जब आक्रमण होता है तो नवाजत खां के नेतृत्व में होता है। इस समय जो गढ़वाल के राजा वो पृथ्वीपति शाह, पृथ्वीपति शाह। लेकिन पृथ्वीपति शाह भी छोटे हैं, 7 वर्ष के आयु के आसपास है, इसलिए इनकी संरक्षिका के रूप में काम कर रही है महारानी कर्णावती। तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत छपे हैं, तो इसको यहाँ पर महारानी कर्णावती लिख सकते हैं। ऑप्शन सी पे महारानी कर्णावती, महारानी कर्णावती, महारानी कर्णावती। ये संरक्षिका होती है यहाँ पर, ये संरक्षिका होती है यहाँ पर गढ़वाल में। तो कहा स्टोरी बड़ी बहुत लंबी आ जाती है यहाँ पर कि मुगलों ने यहाँ पर आक्रमण किया था, देहरादून में डेरा डाले रखे। स्वयं कर्णावती यहाँ पर इनको मिलने आए, बस तुम क्या गढ़वाल में राज करोगे, तुम तो मुगल हो, इतने छोटे राज्य में राज करोगे, तुम्हें तो पैसा ही चाहिए। बोला हमें पैसा ही चाहिए, चलो वेट करो, मैं महारानी हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप यहाँ पर वेट करो। कहाँ पर, देहरादून में। मैं कुछ दिनों के बाद मैं पैसे लेके आती हूँ ना। तो इनको यहाँ पर रोके रखती है। उस समय बरसात का मौसम होता है, तो जैसे ये देखती है ठीक ठाक बरसात हो जाती है, तो यहाँ पर इनको यहाँ पर देहरादून में इनको घेर लेती है, कुछ को मार देती है। और मुगल जो सैनिक थे
उनको पकड़ लेती है और पकड़ लेके सीधे श्रीनगर गढ़वाल लेके जाती है। तो बाद में श्रीनगर लेके जाती है तो हो सकता है इसने इसके नाक कान काट दिए होंगे, लेकिन ऐसा होगा क्या, आ भाई मैं तेरा नाक काटता हूँ, है ना, काटती हूँ, ऐसा नहीं हुआ होगा। वो मुगल सैनिक थे, पूरे भारत में मुगलों का क्या था, अधिकार था। तो मुगल सैनिकों ये, और नवाब खान इतना बड़ा सरदार होता था, मुगल सैनिक कहीं ना कहीं एक महिला से हार गए थे। तो हारना भी अपने आप में क्या था, नाक कान काटना, बोलने नाक काट दिया यार मेरी, मतलब बेइज्जती हो गई ना। तो इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, तो मुझे नहीं लगता कि महारानी ने एक एक को पकड़ के नाक काट दिए होंगे ना, ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब उनकी बेइज्जती हुई होगी ऐसा। चलो कहानी जो भी रही होगी, तो प्रश्न पूछता है, यही तो प्रश्न था, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटे रानी के नाम से किसे जाना जाता है, महारानी कर्णावती। किसके नाक काटे थे, मुगल सैनिकों के नाक काटे थे। ठीक है, तो इसे विशेष याद रखना। किसने इनको नाक काटी की उपाधि दी, ये इंपोर्टेंट है, तो शिव प्रसाद डबराल। तो शिव प्रसाद डबराल ने इन्हें नाक काटी रानी की उपाधि दी जाती है, शिव प्रसाद डबराल। तो विशेष याद रखना, शिव प्रसाद डबराल के अनुसार इन्हें नाक काटी की उपाधि दी जाती है ना। ठीक है, महारानी गुलेरिया की अगर हम बात करते हैं तो कीर्तिशाह की संरक्षिका, मतलब कीर्तिशाह की माता, और माता ही क्या करती थी, संरक्षिका करती थी। तो महारानी गुलेरिया कीर्तिशाह की संरक्षिका। और महारानी नेपोलिया की हम बात करें तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका, मतलब नरेंद्र शाह की माता। कुछ का नाम याद कर लो ना, मतलब कुछ का नाम याद कर लो जो महारानियां रही पंवारों में ना। ठीक है, कौन यार, जो संरक्षिका रही, आपने महारानी कटोची का नाम सुना, कटोच पर्वत की होती थी, सॉरी कटोच प्रदेश की होती थी, हिमाचल प्रदेश की, है ना। तो महारानी कटोची किसकी माता होती थी, फतेहपति शाह। ठीक है, महारानी कटोची फतेहपति शाह की माता होती थी। आपने महारानी कनकाई देवी, भयंकर वाली देवी थी, है ना, महारानी कनकाई देवी। तो महारानी कनकाई देवी प्रदीप शाह की माता। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, कटोची हो गया, महारानी कनकाई देवी हो गया। इसके बाद अभी हमने बात कर दिया महारानी कर्णावती आपकी पृथ्वीपति शाह की माता, महारानी गुलेरिया आपकी कीर्ति शाह की माता, महारानी नेपोलिया आपकी नरेंद्र शाह की माता। तो इनको याद कर कीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजयपाल से संबंधित सूचना मानवोदय काव्य नाम ग्रंथ से मिलती है। इसमें कवि ने अजयपाल की तुलना किससे की। ठीक है, पहले तो ये मानवोदय काव्य किसकी रचना है, भरत कवि की। तो मतलब भरत कवि ने अजयपाल की तुलना किससे की, तो भरत कवि ने अजयपाल की तुलना भीष्म से की, युधिष्ठिर से की। ये दोनों है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है। इंद्र से करते हैं, कुबेर से करते हैं, कुबेर से, है ना। तो इतने नामों से तुलना करते हैं कौन, भरत कवि। तो मानवोदय काव्य, हाँ इसको याद भी रखना, मानवोदय काव्य। तो मानवोदय काव्य में ये अजयपाल की तुलना इस तरह से की जाती है, किसके द्वारा, भरत कवि के द्वारा। ठीक है, भरत का आगे अगर हम देखें तो इनके बहुत सारे नाम मिलते हैं, अजयपाल के बहुत सारे नाम मिलते हैं। इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ किसमें कहा गया, साउरी ग्रंथ है ना, साउरी ग्रंथ में इनको आदिनाथ कहा गया। किसका है, सुरवीर सिंह का। ठीक है, तो सुरवीर सिंह का एक ग्रंथ आ जाता है क्या, साउरी ग्रंथ। ये साउरी ग्रंथ, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, सुरवीर सिंह के द्वारा लिखा गया। और इस पुस्तक में इनको आदिनाथ कहा गया। गढ़पाल, इनको गढ़पाल भी कहा जाता है। गढ़पाल किसने कहा, पातीराम के द्वारा इन्हें गढ़पाल कहा जाता है। इनकी पुस्तक आ जाती है एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना, उत्तराखंड एंशिएंट एंड मॉडर्न हिस्ट्री किसकी पुस्तक है, तो पातीराम की पुस्तक है। इनमें इन्हें गढ़पाल कहा जाता है। इसके अलावा इनको एक छत्र नक्षत्र राजा कहा जाता है ना। इसी के साथ इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता है ना। उत्तराखंड का बिस्मार्क इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। आपको पता, शाहजहां जब अपने वृद्धावस्था में थे तो उस समय शाहजहां के पुत्रों में, शाहजहां के 4 पुत्र होते हैं, आई थिंक औरंगजेब, दारा शिकोह, मुराद और शाह शुजा, है ना, शाह शुजा। इन चारों के बीच में युद्ध होता है, उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है। उसी युद्ध में सामूगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी के आसपास सामूगढ़ का युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के बीच में, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में।
दारा शिकोह इस युद्ध में हार जाते हैं। दारा शिकोह के पुत्र होते सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह को दारा शिकोह अपने पुत्र सुलेमान शिकोह को बोलते हैं भाग जा, यहाँ से निकल के भाग जा, पहाड़ी राज्यों में निकल जा। सुलेमान शिकोह सीधे निकल के आते हैं चंद राज्य में। चंद राज्य में इस समय बाज बहादुर चंद होते हैं। बाज बहादुर चंद इसे शरण नहीं देते, मेरे यहाँ नहीं, क्योंकि बाज बहादुर चंद के अच्छे संबंध होते हैं मुगलों से, है ना, मुगलों से। तो सुलेमान शिकोह चंद राज्य से सीधे गढ़वाल की ओर आते हैं और गढ़वाल में इस समय शासक है कौन? पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह, तो गढ़वाल में इस समय पृथ्वीपति शाह है, तो पृथ्वीपति शाह इसको शरण दे देते किसको? सुलेमान शिकोह को। सुलेमान शिकोह को पृथ्वीपति शाह शरण देते, ठीक है। तो मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली, सुलेमान शिकोह, है ना। बाद में यहाँ पर मुगल दरबार से यहाँ पर जयसिंह नाम का एक व्यक्ति आता है जो इसको वापस ले जाना चाहते हैं। फिर जयसिंह का पुत्र होता राम सिंह। राम सिंह, ये राम सिंह मिल जाता है मेदनी शाह से, मेदनी शाह से मिल जाता है, और मेदनी शाह से मिल जाता है, मेदनी शाह की सहायता से सुलेमान शिकोह को लेके जाते हैं कहां पर? मुगल दरबार में। और मुगल दरबार में 5 जून 1962 के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है वहां पर, है ना, ठीक है। तो मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, सुलेमान शिकोह। ये प्रश्न बनना था अभी किसी पेपर में कि सुलेमान शिकोह को किसने मुगल दरबार में पहुंचाया था, या किसने लेके गया था? तो राम सिंह है ना, राम सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांदपुर गढ़ का राज्य स्थित है, ये तो ऑनलाइनर क्वेश्चन है, चमोली में। चांदपुर गढ़ सभी को पता है, चमोली में अटागाड़ नदी के तट पर, है ना, है अटागाड़ नदी के तट पर चमोली में चांदपुर गढ़ी। यहीं पर पंवार राज्य स्थापित होता है। शुरुआत में किसने? कनकपाल ने, है ना। यहाँ का राजा होता था उस समय जब पंवार वंश की स्थापना होती। भानु प्रताप अपने पुत्री का विवाह करवा देते कनकपाल से। कनकपाल धारा नगरी गुजरात से यहाँ पर तीर्थाटन हेतु आए थे ना, और यहीं से पंवार वंश की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। तो कब होती है इसमें इतिहासकार एक मत में नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना 688, कुछ का मानना है 888, लेकिन अगर हम सही से देखें तो 888 ईस्वी के आसपास चांदपुर गढ़ी में पंवार वंश की स्थापना होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस चंद शासक को लखुली बिराली कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? लक्ष्मी चंद को, है ना। लक्ष्मी चंद को लखुली बिराली कहा जाता है क्योंकि ये 7 बार आक्रमण करते हैं, तो ये वो डरे हुए रहते थे। मुगल बादशाहों के मुगल दरबार में जाते थे तो भीगी बिल्ली की तरह रहते थे, इसलिए इनको लखुली बिराली कहा जाता है ना, लखुली बिराली कहा जाता है। अभी तो पढ़े थे हमने, 7 बार आक्रमण करते हैं। इनके द्वारा बहुत सारे बागान भी लगाए जाते हैं, जैसे लक्ष्मेश्वर, कबीना, पांडेखोला, के इनके द्वारा कुछ बाग बगीचे लगाए जाते हैं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे धृतराष्ट्र की संज्ञा दी गई? धृतराष्ट्र की बात करें तो शक्ति गुसाई। ये लक्ष्मी चंद के बड़े भाई होते थे जो जन्म आंध थे, जन्म से ही अंधे थे ना, जन्म से ही अंधे थे, मतलब अंधे थे। धृतराष्ट्र भी तो अंधे थे, तो इसलिए इन्हें कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है ना, ठीक है। हाँ, याद रखना, राजा तो लक्ष्मी चंद था, लेकिन सारा काम यही करता था, है ना, सारा काम यही करता था। कौन? शक्ति गुसाई। सोन खड़ायत, कल ही आपने इससे पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था। सोन खड़ायत बीरचंद नामक शासक होता, बीणाचंद नामक शासक होता है, जिसके समय जीजड़ और बीजड़ नामक 2 खसिया आक्रमण कर देते चंद राज्य में, और लंबे समय के लिए क्या हो जाता है, चंद राज्य में 200 वर्षों के लिए खस राज्य स्थापित हो जाता है। बाद में सोन खड़ायत के नेतृत्व में या वीरचंद का सेनापति होता है सोन खड़ायत, और इसी के नेतृत्व में यहाँ का एक शासक होता था सोपाल नामक खसिया ना। उस सोपाल को पराजित करके पुनः चंद राज्य स्थापित हो जाता है वीरचंद के समय ना, ठीक है। तो इसको याद रखना। हर्षदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य इसको कहा जाता है। नीलू कठैत गरुड़ ज्ञानचंद का क्या होता है? गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति नीलू कठैत, है ना। जस्सा जमलोकी के बहकावे में आकर गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठैत को मार दिया था, और इसी के पास एक उपाधि है, क्या? कुमैया खिल्लत, है ना। तो कुमैया खिल्लत की उपाधि किसके पास है? नीलू कठैत के पास, है ना, ठीक है। तो विशेष याद रखना है। कौन? नहीं, जस्सा जमलोकी के बहकावे में आकर जो गरुड़ ज्ञानचंद था ना, वो इसको मरवा देता, नीलू कठैत को मरवा देता। ये ना नीलू कठैत बहुत वीर भड़ होता था, नीलू कठैत, है ना। फिर जस्सा जमलोकी राजा को बोल देते हैं कि हमने सुना कि ये जो नीलू कठैत है ना, ये आपको मारने वाला है और खुद राजा बनने वाला है ना। ऐसा झूठी मोटी कहानियां बता देते हैं ना, इसलिए इसको मरवा देते हैं। आगे, प्रथम चंद शासक जिसने चंद राज्य में सीमा सूचक पत्थर लगवाए, बताओ आंसर। अभी बताए, प्रथम चंद शासक जिसने चंद राज्य में सीमा सूचक पत्थर लगवाए, सीमा सूचक पत्थर लगवाए,
लक्ष्मीचंद प्रथम चंद शासक है जिसने चंद राज्य में सीमा सूचक पत्थर लगवाए, है ना। ठीक है, आगे बाज बहादुर चंद पे आगे हम बात करेंगे। किस चंद शासक के द्वारा रसोई दरोगा का पद सृजित किया गया था तथा इस पद के लिए कपरोली के कठेतों को नियुक्त किया? अच्छा प्रश्न है, समझना थोड़ा सा। जब यहाँ पर लक्ष्मीचंद शासक होते हैं तो लक्ष्मीचंद के कुल 22 पुत्र होते हैं ना, 22 पुत्र होते हैं। तो वो 22 पुत्र होते हैं। उसके बाद दिलीप चंद शासक बनता है। दिलीप चंद के समय संग्राम कार्के, इसे सुखराम कार्के भी बोला जाता है, सुखराम कार्के। ठीक है, विनायक भट्ट, नाम याद रखना, विनायक भट्ट, और यहां पर पीरू गुसाई। ये जो तीन थे दिलीप चंद के समय इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। दिलीप चंद के बाद विजय चंद शासक बनते, विजय चंद। इन तीनों के द्वारा विजय चंद के खाने में जहर मिला दिया जाता, विजय चंद की मृत्यु। इसी के भय के कारण, मतलब जो राजकुमार थे ना, 22 राजकुमार, उनको मारना शुरू कर दिया इन तीनों ने। इसी के भय के कारण तिरमल चंद भाग निकलते हैं, कहां पर? गढ़ राज्य में। तिरमल चंद भाग निकलते हैं गढ़ राज्य में, और गढ़ राज्य में इस समय शासक है श्याम शाह इसको अपने राज्य में क्या दे देते हैं? शरण दे देते हैं। तो प्रश्न पूछेगा, किस पोवार शासक ने तिरमल चंद को अपने राज्य में शरण दी? श्याम शाह के द्वारा दी जाती है। ठीक है, बाद में श्याम शाह की मृत्यु हो जाती है। बाद शासक बनता है कौन? यहाँ पर महिपति शाह, और महिपति शाह की सहायता से पुनः राज्य स्थापित हो जाता है। किसको? चंद गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किसको? तिरमल चंद को। तो यहाँ पर तिरमल चंद को गद्दी पर बैठा दिया जाता है। किस चंद शासक के समय के द्वारा? रसोई दरोगा का। अब सोचो, कहां शरण ली थी? गढ़ राज्य में। किसकी सहायता से कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है? महिपति शाह की सहायता से कुमाऊं की गद्दी पर बैठता है। लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठता है, इसने सोचा कि जब तक मैंने इनका काम तमाम नहीं किया तब तक तो दिक्कत है। ये यहाँ पर आता है तिरमल चंद, सीधे सुखराम कार्के को मरवा देता है, विनायक भट्ट की आंखें निकलवा देता है, दोनों आंखें ना निकलवा देता है, पीरू गुसाई का देश निकाला कर देता है, ये इलाहाबाद के आसपास जाता है, वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन तीनों को खत्म करता है। लेकिन विश्वास के लिए क्या करेगा? इसको पता था मेरे भाई विजय चंद की तो खाने में खीर में ये डाल दिया था, जहर डाल दिया था, उसको मार दिया। क्या पता मुझे भी ऐसे ही करे, क्यों ना मैं रसोई को ही चेंज कर दूं, अपने चहेतों को लेके आओ रसोई को। फिर ये पूरे देखता है मेरे चंद राज्य में सबसे विश्वास पात्र कौन लोग रहते हैं। हाँ, इसने बोले जो कठैत लोग हैं ना कपरोली के, वही विश्वास पात्र है। तो उनको उठा के लेके आता और यहाँ पर एक नया पद सृजित कर देता, रसोई दरोगा का पद। भाई रसोई दरोगा मतलब जो हेर देख करेगा रसोई के ना, रसोई दरोगा। तो इसलिए इसके लिए इसने कपरोली के कठवेतों को नियुक्त किया। तो प्रश्न है कि रसोई दरोगा का पद किसके द्वारा सृजित किया गया? तिरमल चंद के द्वारा सृजित किया जाता है ना। त्रिलोक चंद अलग है, उसने क्या किया? भीमताल किले का निर्माण और छकाता महल का निर्माण किया है ना। ठीक है, विजय चंद कौन था? जिसे मरवा दिया था इन्होंने, है ना। ठीक है, इंद्रचंद कौन था? इंद्रचंद रेशम उत्पादन, है ना, चंद राज्य में रेशम उत्पादन। इंद्रचंद के समय कौन सी प्रथा चलाता है यहाँ पर? झूठ बोलने की, पटरंग वाली की प्रथा, है ना। मोहनचंद चंद राज्य में 2 बार बैठने वाला शासक। ठीक है, नेक्स्ट, किस चंद शासक के उम्र के अंतिम पड़ाव के लिए कहावत है बरस भयो 80 बुद्धि गई नस्सी? ये जो कहावत है ये आ जाती है बाज बहादुर चंद के लिए ना। बाज बहादुर चंद की अगर हम बात करें तो ये बड़ा प्रतापी, बड़ा साहसी राजा होता था। ठीक है, क्यों हम ऐसा इसके लिए कहेंगे, समझना थोड़ा सा। 16 हमने अभी कहा था कि मुगलों के गढ़वाल पर कुल कितने आक्रमण हुए? 3 आक्रमण हुए, 1635, 1654-55, 1656। 1655-55 का जो आक्रमण हुआ था ना, दूसरा आक्रमण, किसके नेतृत्व में? खलीतुल्लाह खां के नेतृत्व में। इस आक्रमण में बाज बहादुर चंद ने मुगलों की सहायता की थी। मुगलों को थोड़े ना था पता कि कहां से लड़ाई करनी है, कहां से रास्ते जाते, किसको सब पता था, है ना। तो इसके नेतृत्व में, इसके द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। इसी बीच बाज बहादुर चंद के द्वारा बधान गढ़ी पर आक्रमण किया जाता है। बधान गढ़ी पर, है ना, बधान गढ़ी पर आक्रमण किया जाता है और यहां से उठा के लेके जाएगा नंदा देवी की मूर्ति को, नंदा देवी की प्रतिमा को, और राज चेलियों सहित अपने साथ लेके जाता है अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा के मल्ला महल में स्थापित कर देगा, है ना। राज चेलियों को नहीं स्थापित करेगा, किसको स्थापित करेगा? नंदा देवी की प्रतिमा को, है ना, मल्ला महल में स्थापित कर देगा। मल्ला महल में स्थापित कर देगा कौन? बाज बहादुर चंद, है ना, बाज बहादुर चंद। अच्छा, ये मल्ला महल का निर्माण किसने किया था? या आप खुद बताएंगे कि किसके द्वारा मल्ला महल का निर्माण किया गया था अल्मोड़ा में। ठीक है, यहां से इसके द्वारा इसको पता चलता है 1716
1673 के आसपास इसको पता चलता है कि जो मानसरोवर यात्री है ना, हमारे यहाँ से जो मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं, वहां पर तिब्बत में तकलाकोट किले के आसपास तिब्बतियों के द्वारा उनको परेशान किया जाता है। मतलब जैसे आप लोग जाओगे मानसरोवर, उस समय अगर आप जाते तो आपको वहां पर परेशान, टैक्स दो, ऐसा कुछ परेशान करते थे। इसका पता चल जाता है किसको, बाज बहादुर चंद को। बाज बहादुर चंद अपनी सेना को लेकर निकल पड़ता है तकलाकोट की ओर और तिब्बत पर आक्रमण कर देता है, तकलाकोट को अपने अधिकार में लेके आता है और तकलाकोट के राजा को अपना करभोगी बना देता है ना। चल भाई, आज तक तू परेशान करता था, अब तू हमें टैक्स देगा। और साथ में ही यहाँ पर मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दे देता है। क्या? गूंठ भूमि दान दे देता है। गूंठ भूमि किसे कहते हैं? गूंठ भूमि मंदिरों के लिए, मंदिरों के रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि को गूंठ भूमि कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। ठीक है, इसी बाज बहादुर चंद तो पहले ये अच्छा, कहीं ना कहीं अच्छा, हाँ, मुगलों को खुश करने के लिए प्रत्येक परिवार से चंद राज्य में 1 रुपया लिया करता था, है ना। तो पूछता है किस चंद शासक के द्वारा मुगलों को खुश करने के लिए प्रत्येक परिवार से 1 रुपया लिया जाता था टैक्स के रूप में? तो ये बाज बहादुर चंद के द्वारा। ये अपने राज्य को अपने दरबार को मुगल दरबार की तरह सजाना चाहता था, इसलिए इसके द्वारा कुछ नए पद सृजित किए जाते हैं। फुलेरा पद इसके द्वारा सृजित किया जाता है, पनेरू पद इसके द्वारा सृजित किया जाता है, हरबोला पद इसके द्वारा सृजित किया जाता है। पनेरा मतलब पानी लाने वाला पद, फुलेरा मतलब सुबह सुबह प्रातःकाल फूल लाने, राजधानी के लिए फूल लाने वाला, हर हर बोला मतलब सुबह सुबह उठता था और हर 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 बोलता था राज्य में ना। इस तरह के पदों को सृजित करता है कौन? यहाँ पर बाज बहादुर चंद। बहुत सारे कर लगा देता है, नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कर लगा देता है। इसके द्वारा बेगारी में कहीं ना कहीं कमी लाई जाती, बेगार प्रथा होती थी, इसके द्वारा बोला जाता है कि प्रत्येक एक व्यक्ति महीने में केवल और केवल एक बार ही बेगारी देगा, इसके बाद बेगारी पर प्रतिबंध लगा दी गई है ना। तो इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। लेकिन जब ये वृद्धावस्था में चले जाता है तो ये भोग विलासता में चले जाए, भोग विलासता का जीवन यापन करता है, मतलब रानियों के साथ रहना पसंद करता है, शराब दारू पीना पसंद करता है। इसलिए इसके अंतिम समय के लिए कहावत आ जाती है, बरस भयो 80 बुद्धि गई नशी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। शक्ति गुसाई कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है महेंद्र चंद। कुमाऊं के अंतिम राजा चंदवंश के अंतिम राजा कौन है? महेंद्र चंद आ जाते हैं। इसमें तो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तिलु रौतेली किस चंद शासक की समकालीन थी? तो तिलु रौतेली की अगर हम बात करें तो किसकी समकालीन थी? बाज बहादुर चंद की समकालीन थी। तिलु रौतेली को कौन ही नहीं जानता, तो समझना थोड़ा सा। इस समय कत्यूरी राज्य जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होता है, कत्यूरी बाद में छोटी छोटी रियासतों में बंट जाता है, छोटी छोटी रियासतों में बंट जाता है। तो इसके समय धामसा नामक एक शासक हो जाता है जो गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है, लोहारगढ़ पर, मतलब दक्षिणी जो गढ़वाल था, पौड़ी का जो छोटा नीचे वाला भाग था, उस पर आक्रमण कर देता है। कौन? धामसा। तो धामसा जब आक्रमण करता है, लूटपाट मचाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तिलु रौतेली के पिता ये सब उनका सामना करते हैं। उसके पिता मारे जाते हैं, उसके पति मारा जाता है, उसका मामू रामू भंडारी मारा जाता है। तो ये स्वयं युद्ध में भाग लेती है तिलु रौतेली ना। तिलु रौतेली स्वयं युद्ध में भाग लेती है और यहाँ से कत्यूरी सेना को दे भाग निकाल के ना भगा देती है इस क्षेत्र से कत्यूरी सेना को। लेकिन यहीं पर रामू रजुआर नामक कोई कत्यूरी सैनिक आकर पूर्वी नयार के तट पर इसकी हत्या कर देता है। ये नहा रही होती, पीछे से दे मार के, क्या जो भी मारा होगा पीछे से नुकीली वस्तु तलवार वगैरह, और इसकी हत्या कर देता है तिलु रौतेली के ना। तिलु रौतेली का जन्म अगर पूछता है 8 अगस्त 1661 के आसपास इसका जन्म होता है बिरोखाल पौड़ी में। और 8 अगस्त को आज भी इसके जन्म दिवस पर तिलु रौतेली पुरस्कार उत्तराखंड में दिए जाते हैं ना, विशेष याद रखना। तो ये किसकी समकालीन थी? बाज बहादुर चंद की समकालीन थी भाई। आगे बात करते हैं, खैरागढ़ की संधि किस किस के बीच में होती है, समझना थोड़ा सा। खैरागढ़ की संधि एक शासक होते हैं उद्योत चंद नामक एक शासक होते हैं जो बधानगढ़ी पर आक्रमण कर देते हैं 1678-79 के आसपास। बदानगढ़ी पर आक्रमण कर देते 1678-79 के आसपास। अब बदानगढ़ी पर आक्रमण करते हैं तो इस समय इनका एक सेनापति होता है मैसू साहू मारा जाता है इस युद्ध में, है ना, मारा जाता है। फिर से दो युद्ध कंटिन्यू कर देता है। ये कहां पर? पहले बदानगढ़ी पर करेगा, दूसरा चांदपुर गढ़ी पर करेगा। कौन?
कौन? उद्योगचंद। दो युद्ध करता है, परेशान हो जाता है इस समय गढ़वाल का शासक फतेह फतेह शाह परेशान हो जाता है इसके युद्धों से, और यहाँ पर सीधे चले जाएगा डोटी राज्य में। डोटी का राज्य होता था देवपाल, डोटी का राज्य होता था देवपाल, और देवपाल से संधि कर देता कौन? फतेह शाह देवपाल से बोलता है ऐसा करते हैं, उधर से तू आक्रमण कर, इधर से मैं आक्रमण करता हूँ, और चंद राज्य को मतलब जो इनकी राजधानी उसको हम घेर देते हैं, अल्मोड़ा को घेर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, देवपाल इधर से आक्रमण करेगा, गढ़वाल से आक्रमण करेगा फतेह शाह, और बहुत सारे भाग को, चंपावत के बहुत सारे भाग को और अल्मोड़ा के बहुत सारे भाग को ये दोनों अपने अधिकार में ले लेते हैं। लेकिन उद्योगचंद बहुत प्रतापी राजा होता है, जल्द ही जो इन्होंने जीते थे उनको फिर पुनः अपने राज्य में क्या कर देता है? मिला देता है। बहुत खुश हो जाता है उद्योगचंद की, भाई देखो उधर से देवपाल की सेना को भी हरा है, इधर से गढ़वाल की सेना को भी हरा है, मतलब खुश होता है, और खुशी के मारे निकल पड़ता है रघुनाथ घाट, इलाहाबाद, प्रयागराज में निकल पड़ता है, और वहां पर स्नान कर रहा होता है। तभी एक सैनिक आ जाता है, बोल राजा आप स्नान कर रहे हो, इतना भी मत ना हो, उधर आक्रमण कर दिया किसने? देवपाल ने। जैसे वो खुश होके गया था ना वहां पे, उसी का फायदा उठाकर देवपाल आक्रमण कर देता है चंद राज्य में, और ये बोलता है बस चल, अच्छा ऐसा हुआ, निकल पड़ता है फानन में कहां से? रघुनाथ घाट से चंपावत की ओर, और यहाँ से देवपाल को पता चलता है कि आगे बड़ी सेना लेकर कौन? उद्योगचंद, और देवपाल भाग के निकलेगा। ये तो डोटी का राज्य होता था, अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी होती थी इनकी अजमेरगढ़ पर आक्रमण करेगा। अजमेरगढ़ पर दोनों के बीच में युद्ध होता है, किसके बीच में? देवपाल और उद्योगचंद के बीच में अजमेरगढ़ पर युद्ध होता है, और इस अजमेरगढ़ में इसका एक सेनापति होता था, किसका? उद्योगचंद का एक सेनापति होता था हीरू देवबा। ये इसमें मारा जाता है, हीरू देवबा मारा जाता है। यहां से देवपाल भागेगा अपनी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल पे छिप जाएगा। यहां पर भी युद्ध होता है, बुरी तरह से हार जाएगा यहां पर देवपाल, दोनों के मध्य संधि हो जाती है, और इसी संधि को बोला जाता है खैरागढ़ की संधि। कब हुई थी? 1688 के आसपास ये संधि हो जाती है, खैरागढ़ की संधि। किन किन राजाओं के मध्य हुई थी? तो ये उद्योगचंद और देवपाल के मध्य खैरागढ़ की संधि हुई थी। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है। उद्योगचंद बहुत प्रसिद्ध राजा, इसी के द्वारा क्या किया जाता है? लक्ष्य दीपावली मनाने का फैसला किया जाता है, या मनाता है ना, 1000 दीपकों के साथ लक्ष्य दीपावली मनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस चंद शासक के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? कोई बताए, ये तो इजी प्रश्न है। किस चंद शासक है? डी जगतचंद। शाबाश। जगतचंद के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? इसलिए कहा जाता है, जो नौलखिया परगना होता था ना, तराई भाबर का जो क्षेत्र होता था, वास्तविक रूप से इसी के समय 9 लाख की इनकम होती थी। उस समय ना 9 लाख की इनकम होती थी, कहां से? तराई भाबर के क्षेत्र से। इसलिए इसके टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का स्वर्णिम काल कहा जाता है। लेकिन इसके बाद का शासक बनता है देवीचंद, जो सारा धन लुटा देता है ना, देवीचंद ये। ठीक है, नेक्स्ट। चंद्राज्य में प्रथम रोहिल्ला आक्रमण कब होता है? समझना थोड़ा सा। चंद्राज्य में जो प्रथम रोहिल्ला आक्रमण होता है वो 1743 में होता है। ठीक है, इस समय चंद्र राज्य का जो शासक है वो कल्याण चंद चतुर्थ है ना, कल्याण चंद चतुर्थ इस समय चंद्राज्य का शासक है। और हाँ, रोहिल्ला कौन है? किस रोहिल्ला के द्वारा इसके आक्रमण किया जाता है? तो ये किया जाता है अहमद अली खां। हाँ, अहमद अली खां। ठीक है, अहमद अली खां के नेतृत्व में 1743 में आक्रमण किया जाता है चंद्राज्य में। और देखो, चंद्राज्य यहाँ पर हार जाता है, कल्याण चंद चतुर्थ हार जाता है, सीधे निकल के पहुंचेगा गढ़राज्य में। और गढ़राज्य में इस समय शासक है प्रदीप शाह को बोलता है, बोला यार मैं तो हार गया। प्रदीप शाह बोला यहाँ क्यों आया, अभी आक्रमण कर देंगे हमारे राज्य में। बोल मैं क्या करूं, मैं तो हार गया। अहमद अली खां इससे बोलता है, किससे? कल्याण चंद चतुर्थ से, या तो मैं आगे बढ़ता हूँ, पूरे राज्य में बढ़ता हूँ, या तो 3 लाख रुपए दे। ये बोलता है मेरे पास कुछ नहीं। ये बोलता है कल्याण चंद चतुर्थ, कुछ नहीं है मेरे पास, 3 लाख रुपए कहां से दो? प्रदीप साहब बोलता है अरे यार चलो उधर मैं ही दे देता हूँ तेरे बदले 3 लाख रुपए ना, ताकि वो गढ़वाल पर ना आक्रमण करे। तो ये दोनों फिर से युद्ध लड़ते हैं अहमद अली खां के साथ, लेकिन जीत जाता है अहमद अली खां, और 3 लाख रुपए की सहायता कर देता है प्रदीप शाह। प्रश्न बनता है, किस चंद शासक के समय गढ़वाल कुमाऊं में मित्रता देखने को मिलती है? किसके समय पर?
कल्याण चंद चतुर्थ के समय किन दो राजाओं के मध्य? प्रदीप शाह और कल्याण चंद चतुर्थ। मित्रता नहीं थी, मजबूरी थी, है ना, ताकि वो गढ़वाल पे आक्रमण ना करे, फिर भी दे देता 3 लाख रुपए ना, इसलिए। ठीक है, तो कब हुआ था? 1743 में, याद रखेगा इसको। मिजारी कर किस से लिया जाता था? कामगारों से मिजारी कर लिया जाता था। चंदों की बात कर रहे हैं ना, चंद राज्य में मिजारी कर किससे लिया जाता था? कामगारों से लिया जाता था। लेखक की अगर हम बात करें तो साहूकर होता था, साहू या रतगली, है ना, ये दोनों कर, साहू या रतगली कर लिया जाता था लेखक से, है ना। ठीक है, पशुचारकों से भैंस कर होता था, भैंस कर, है ना, मतलब प्रत्येक भैंस पर 4 आना, प्रत्येक भैंस पर 4 आना लगता था, है ना। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ट्रेल साहब बोलते हैं ना कि चंदों के समय प्रत्येक भैंस पर 4 आना रुपए लगता था, है ना। ठीक है, आगे बहुत सारे कर होते हैं ना, सिरती कर हुणिया व्यापारियों से लिया जाता था, जूलिया कर पुलों से लिया जाता था, यहीं पर कूत कर अनाज के रूप में, अनाज के बदले दिया जाने, कूत कर नगद अनाज के रूप में दिया जाने वाला नगद धनराशि होती थी, बैकर अनाज के रूप में दिया जाने वाला कर होता था, बहुत सारे कर होता था, है ना। राखी कर होता था, भेंट कर होता था, बहुत सारे कर होते थे, भात कर भी होता था, है ना, बड़े बड़े उत्सवों पर लगता था। ठीक है, साहू और रतगली कर अभी तो बताया था, बताओ। लेखक को देकर, है ना, तो लेखक को देकर, कहां पर है? लेखक को देकर साहू और रतगली कर। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक अभी बोला था, पातीराम। ठीक है, किसके लिए क्या बोलता है? अजयपाल के लिए गढ़पाल शब्द, है ना। गढ़पाल क्यों? 52 गढ़ों को जीतकर, 52 गढ़ों का जो राजा, गढ़पाल। ठीक है, आगे। कनकपाल के द्वारा पंवार वंश की स्थापना कहां की गई थी? इसी तो है, अभी तो बोला था, कहां पर? चांदपुर गढ़, है ना, अटागाड़ नदी के तट पर चमोली में स्थित है। रघुनाथ मंदिर से प्राप्त ताम्रपत्र में किस पंवार शासक को रजबार कहा गया, है ना। रघुनाथ मंदिर में किस पंवार शासक को रजबार कहा गया? ठीक है, तो ये कहा जाता है रजबार, किसको कहा जाता है? जगतपाल को। जगतपाल को रजबार कहा गया रघुनाथ मंदिर में, तो विशेष याद रखना। ठीक है, रघुनाथ मंदिर टिहरी में पड़ता है, भगवान राम को समर्पित है, तो यहाँ से एक ताम्रपत्र मिलता है, किसका? जगतपाल का, जिसमें इसको रजबार कहा गया, और इसके द्वारा रघुनाथ मंदिर में यहाँ पर भूमि दान दी गई, तो भूमि दान का भी उल्लेख मिलता है इस ताम्रपत्र में, ना। अनंतपाल की अगर हम बात करें तो अनंतपाल की अगर हम बात करें तो इनका एक अभिलेख मिलता है ऊखीमठ से, ऊखी मठ से इनका एक अभिलेख मिलता है। ठीक है, अजयपाल सभी को पता है, लक्ष्मणदेव तो बाद में ही बात करेंगे। ठीक है, अजयपाल के द्वारा किसके लिए कहा गया था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया? अजयपाल के द्वारा किसके लिए कहा गया कि वीर तुम जीत गए, मैं हार गया? कप्पू चौहान। कप्पू चौहान, उप्पू चौहान नहीं है, उप्पूगढ़ था, है ना, उप्पूगढ़ का राजा होता था कप्पू चौहान। देखो 52 गढ़ होते थे, छोटे छोटे गढ़, तो इन 52 गढ़ों को एकत्र करने का काम करता है, इन 52 गढ़ों को जीतने का काम करता है अजयपाल। कुछ गढ़ ऐसे थे जिन्होंने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कुछ गढ़ ऐसे थे जिन्होंने युद्ध करना सोचा, है ना, युद्ध करना, उन्हीं में एक कप्पू चौहान थे। तो बहुत बड़ा युद्ध होता है दोनों के बीच में, कहानी बहुत बड़ी है, उतनी बड़ी हम नहीं बता सकते, लेकिन याद रखना कप्पू चौहान इनके साथ युद्ध लड़ते हैं, इनको पकड़ के लेके जाएंगे कहां पर? श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल, है ना, श्रीनगर गढ़वाल जब राजा के सम्मुख इसको कहा जाता है, तो राजा फिर भी इनको मौका देते हैं, बल यार एक बार मेरी अधीनता स्वीकार कर दे, अधीनता स्वीकार कर दे, मैं आपका राज्य आपको लौटा दूंगा। ये बोलता मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन आपकी अधीनता नहीं स्वीकार करूंगा, है ना। तो सीधे राजा बोलता है इसका सर ऐसा काटो कि मेरे पैरों में गिरे, लेकिन ये अपना सर इस तरह से घुमा देते हैं कि उनके पैरों में नहीं गिरता फिर भी इनका सर। इसलिए राजा कहते हैं कि अजयपाल कहते हैं कि राजा कप्पू चौहान तुम जीत गए और मैं हार गया, मर के भी, है ना। अजयपाल की अगर हम बात करें, गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजिट करने का काम करते हैं, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करते हैं, ना, सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति करेंगे, यहाँ पर धूली पाथा लेके आएंगे, मापक इकाई, है ना, धूली पापा लेके आएंगे, बहुत काम करेंगे, क्या क्या गिनाया इनके बारे में। जीतू बगड़ुआ मानसा का सेनापति, जीतू बगड़ुआ मानसा का सेनापति, दापा शासक, ये तो छोड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुगलों और पंवारों के बीच किस पंवार शासक के समय राजदूत भेजने की परंपरा शुरू हुई, है ना। मुगलों और पंवारों के बीच किस पंवार शासक के समय राजदूत भेजने की परंपरा शुरू हुई? बलभद्र शाह। अब मैं थोड़ा सा आंसर बता रहा हूँ, आप टिक करते मार के चलना, है ना, टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसका संबंध खेंड पर्वत के आचरियों से? तो सभी को पता है जीतू बगड़ुआल को खेंड पर्वत के आचरियां, जीतू बगड़ुआल को खेंड पर्वत के आचरियां से हर के ले जाती है, सभी को पता है। माधो सिंह भंडारी की बात करें, महीपति शाह का सेनापति, लोधी रिकोला भी महीपति शाह का सेनापति। याद रखना गढ़वाल का रिकोला कहा जाता है, गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है, लोधी रिकोला को, ना, गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं।